हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य द्वारा जंगली फसलों में ही धान की खोज की गई, जो धीरे धीरे उसके नियमित आहार में शामिल हो गई। धीरे धीरे फसलों में होने वाले नैसर्गिक आनुवंशिक परिवर्तन तथा मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार प्रयत्नों के चलते धान की अनेक प्रजातियों का विकास होता गया। सौमिक बैनर्जी वर्तमान में पूर्वी व मध्य क्षेत्र में स्वदेशी प्रजातियों के धान तथा अन्य स्थानीय फसलों को स्थानिक खेतीहर किसानों तथा जनजातियों के साथ मिलकर वे उनके मूल प्राकृतिक रूप में संरक्षण व अनुसंधान का महत् कार्य कर रहे हैं। वे मध्य प्रदेश स्थित परसवाड़ा के जंगल में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। राजकुमार चौधरी, इन्होंने सन 2012 में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी छोड़कर स्वयं ही स्वदेशी भू प्रजातियों के धान एवं अन्य फसलों की खेती करने का निर्णय लिया। राजकुमार का यह धान संरक्षण भूखंड लोटमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में हरित क्रांति के उदय के पूर्व किसानों द्वारा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से अरासायनिक पद्धति से टिकाऊ व स्थिर पैदावार की खेती की जाती रही। पहले हमारे पूर्वजों ने जैसे चलाए थे तो देसी बीज का किए। देसी बीज के बाद में सब परिवर्तन बदला कि भाई हाइब्रिड, सबके देखा सीखी हाइब्रिड रखे। लेकिन हाइब्रिड को जिसको लैब में या रिसर्च स्टेशन में बनाए जाते हैं उसमें उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है उत्पादन को कैसे बढ़ाना है। दूसरे जो उद्देश्य है कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसमें पौष्टिकता कितना है, वो कीट और बीमारियों से कितने नियंत्रण हो सकते हैं या मौसम बदलाव से कितने वो सक्षम हैं उनसे जूझने के लिए, इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा गया। स्वदेशी धान की आनुवंशिक प्रजातियां समय के साथ वातावरण के परिवर्तन, धान कीटकों व स्थानीय रोगों के अनुकूल होती गई व यथावत बढ़ती रही। परंतु आधुनिक व संकरित बीजों में आनुवंशिक स्थिरता का अभाव ही होता है, क्योंकि इनका संरक्षण नहीं होता व इन्हें प्रतिवर्ष बाजार से खरीदना पड़ता है। द्वारका उइके सरझोड़ी मध्य प्रदेश के निवासी है एवं वे स्थानिक जनजाति समुदाय से ही हैं। इनके पास 3 एकड़ का खेत है जिसमें वे स्वदेशी नस्ल की धान, मकई, बाजरा व सब्जियों की पैदावार लेती है। ये बीज हम बहुत पहले का है, ये पुराना बीज है हमारा। हाँ। तो ये जैसे बीज बोते समय यहाँ से ये बीज को नहीं बोएंगे, ये वाला इतना बीज को बीचों बीच का बीज को बोएंगे। जैविक खेती और देसी बीज 2012 से स्टार्ट किए थे, तो शुरू में बहुत समस्या आई। सबसे पहले गांव में मैंने ही स्टार्ट किया, तो सब लोग देख के बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है और ये ऐसी खेती तो कुछ नहीं होना है। लेकिन मैं संघर्ष करते रहा। तीसरे साल से फिर उपज भी अच्छा आया और आने के साथ में फिर बहुत सारे लोग गांव से, दूसरे गांव से भी आए और खेत में घूमे, देखे, फसल को देखे, तो सब लोग उससे प्रभावित हुए। प्रभावित होकर सब लोग भी जैविक खेती करना चालू कर दिए। जैविक खेती के साथों साथ में जो देसी बीज है वो बीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे गांव में जो है वहाँ पे तो 70% लोग जो हैं वो जैविक खेती पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। राजकुमार ने फसलों की 13 प्रजातियों से कार्य शुरू किया था। आज वे 172 विभिन्न नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। एक चीज़ में सबका एक संदेह या एक उनका डाउट रहता है, वो है कि क्या इसमें जैविक खेती में उतनी उत्पादन जितनी हमारी आमदनी हो रही है वो हो पाएगी या नहीं।
तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जैविक खेती ही चल रही थी बहुत साल से। और उस समय के अगर हम लोग दस्तावेज़ देखें जो हमारे तमिलनाडु के कुछ मंदिरों में जो खुदाई की गई है, उस समय 6 से 8 टन तक का उपज वाले धान के बारे में उन लोगों ने कहा है, जो आज से 1000 साल पहले या 1200 साल पहले के तमिलनाडु के मंदिरों में आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब उस समय भी इतनी उपज वाले धान थे। और उसके बाद अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों ने भी कई सारे दस्तावेज़ छोड़े हैं, जैसे कि गैजेटियर से, उनके रिकॉर्ड से, उनके नोट से, जिसमें अगर आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि धान का उपज कितना था, गेहूं का कितना था, मक्का का था। उसको भी अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा हमारे पास एक से एक ज़्यादा उत्पादन करने वाले वैराइटीज़ थे। और ये सारे उस समय का टाइम का है, 1950 या 1940 के टाइम का है। उस समय लोगों ने इतना उत्पादन लाए। तो ये जो एक कहना कि हमारे सारे बीज जो है बहुत कम उत्पादन देते हैं और उत्पादन की बहुत कमी है देसी बीजों में, ये एक गलत है। यह सौमिक बैनर्जी का धान संरक्षण भू क्षेत्र है, जिसमें स्थानीय धान के लगभग 350 प्रकार की प्रजातियों का समावेश है। मिट्टी में अनगिनत सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को जीवन प्रदान करते हैं। मिट्टी को अगर इन सूक्ष्म जीवों से विरहित कर दिया जाए तो मिट्टी निर्जीव हो जाती है। सूक्ष्म जीवों का पौधों के साथ गहराई से जुड़ा आपसी संबंध होता है। देसी बीज रखने में हमको वो फ़ायदा है कि इसमें रासायनिक खाद नहीं लगता हमको, जैविक खाद से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारी जगह जो है ये बच जाती है, बंजर नहीं हो रही है। तो ये जो हम लोग तत्व डालते हैं, जैसे गोबर हो गया, गोमूत्र या पत्ते या इस तरह के जो भी चीज़ें बनाए जाते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। और ये एक तरह का एक कल्चर है। जैसे कि हम लोग दही बनाते हैं तो थोड़ा सा हम दही का थोड़ा अंश दूध में डालते हो, पूरी दही बन जाता है। तो ये कल्चर है जिसको हम मिट्टी में डाल रहे हैं। तो मिट्टी में ऑलरेडी बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु है, वो हो सकता है कि थोड़ा सा इनएक्टिव है या उनको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है। तो ये कल्चर उस काम को करता है। टी में जितने भी तत्व है वो एक तरह से उसमें ताला लगा हुआ रहता है, मिनरल्स जो है, और ये जो सूक्ष्म जीवाणु है इन ताला को खोलने का काम करते हैं। इनके एंजाइमेटिक रिएक्शन से ये मिनरल्स रिलीज़ होते हैं और उससे एक ऑर्गेनिक फॉर्म में ये पेड़ इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड्स के फॉर्म में या पेप्टाइड्स के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स शुगर्स के फॉर्म में या फैटी एसिड्स के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होते हैं। इसको रिलीज़ करने के लिए, इसको अवेलेबल कराने के लिए माइक्रोब्स काम करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। ये जो हमारी मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी में बारीक बारीक छिद्र हैं। ये छिद्र हमारे मित्र कीट जो हैं, केचुआ हैं, और बाकी मिट्टी में जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स हैं उनके कारण ये बारीक बारीक छिद्र होते हैं। और ये मिट्टी आपको जैविक वाले खेत में ही मिलेगी, रासायनिक खेत में आपको ये मिट्टी नहीं मिलेगी। और ये मिट्टी में पौधे की जड़ जो है आसानी से जाती हैं और पौधा स्वस्थ रहता है और पौधा तंदुरुस्त होकर अच्छा ग्रोथ करता है और इससे हमको उपज भी अधिक होता है। मतलब ये एक रिश्ता है जिसमें पौधा उनको कुछ खाने की चीज़ें देते हैं, और जैसे कि शुगर्स, और उसके बदले में जीवाणु उनको कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जितने भी तरह के मिनरल्स है, अलग अलग तरह के प्रोटीन से, ये सब वो उपलब्ध कराते पौधे को। एक तरह से पौधे का जो पाचन क्रिया का जो जगह है वो मिट्टी है। जैसे हमारे शरीर में हमारा पेट है, हमारे पेट में करोड़ों खरबों हमारे जो है जीवाणु है। मिट्टी के अंदर इतने प्रकार के तत्व है जो हम लोग अनगिनत, हम लोग गिन नहीं सकते। केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें 110 एलिमेंट है। शायद मिट्टी में 110 नहीं तो 100 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हमारे खाद में 3-4 ही एलिमेंट रहते हैं, बाकी सारे कहाँ से आएंगे? पौधे को तो सारे चाहिए।
तो जब हम इन चीज़ों को डालते हैं तो पेड़ तो हरा भरा दिखता है, लेकिन उसके दाने में दम नहीं है, मतलब पौष्टिकता नहीं है। और जो रसायन खाद का है वो उसमें अपन को अपने शरीर में जो ये है उसमें बहुत ये आने की प्रॉब्लम आ जाता है उसमें। उसी से है जैसे घुटना दर्द होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, ये होता है उससे। इसलिए हम लोग पहले थोड़े बहुत डालते थे, ऐसे जैसे 3 एकड़ के ज़मीन में है तो 10 किलो 20 किलो ऐसे ला के, वो भी जैसे आने के अपन रोपा डालते हैं, धान का रोपा, उसमें जैसे बढ़ोतरी के लिए डालते थे। नहीं तो अभी अब वो डालना भी छोड़ दिए, बीमारी बहुत लगता है दीदी उसमें। तो रसायन जो है वो भेदभाव नहीं करता है, वो सबको समेट के मार देता है। जब से देसी वाला बीज इस्तेमाल किए हैं और जैविक खाद डाल रहे हैं खुद बना के, और पेस्टिसाइड में भी कीट नियंत्रण के लिए स्वयं ही दवाई बनाते हैं, तो इससे पर्यावरण की तरफ देख रहे हैं तो हमारे जो खेत में मित्र कीट हैं वो तो भाग नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। और बीमारी का भी लगने का कोई चांस दिखता ही नहीं। कभी कभी मौसम की मार पड़ी तभी बीमारी के चांस दिखते हैं। फर्टिलाइज़र है वो भी जब हम लोग डालते हैं उसमें से सिर्फ 10% मिट्टी के काम आता है, मिट्टी या पौधे के काम। 90% 90% तो हवा में उड़ जाता है या पानी में बह के कहीं चला जाता है। और हाइब्रिड बीज के लिए एक तो किसान को बीज खरीदने के लिए भी पैसा लगता है, दूसरा उसको खाद डालने के लिए भी पैसा लगता है, और कभी कभी उसमें हाइब्रिड में अगर कोई प्रकार की बीमारी लग जाती है तो किसान को उस हाइब्रिड धान में कीटनाशक दवाई के लिए भी पैसा लगता है। और जैसे अपने देसी बीज में अगर अपने को कोई प्रकार की बीमारी लगती है तो अपने घर में ही किसान एक मटका खाद तो होता है जिसमें 5 प्रकार की पत्तियों से अपने घर में ही कीटनाशक दवाई का उपयोग कर लेता है। तो मैं तो अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि हाइब्रिड की तुलना में देसी इनकम में भी कम नहीं है। इसकी जो कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे यहाँ की फेमस वैरायटियाँ हैं, काली मुछ है, चिन्नौर है, जीरा शंकर है, दुबराज है, इन वैरायटी का चावल जो है वो मार्केट में इसका रेट भी अच्छा है। 1 एकड़ में अगर हमको उपज भी कम हो रहा है तो रेट की दृष्टि से रुपया में ज़्यादा इसका बन जाता है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे हमने ज़्यादातर एक चीज़ देखे हैं कि हाइब्रिड में और देसी में, तो देसी बीज जो है ये प्राकृतिक के साथ में मतलब जुड़ा हुआ है, और पानी समय पे आगे पीछे भी अगर आता है तो ये इसको सह लेता है। लेकिन हाइब्रिड जो है उसको अगर पानी आगे पीछे हो रहा है तो उसमें ज़्यादा फसल नुकसान हो जाती है। जैविक उर्वरक तथा कीटकनाशक खेतों में तथा खेतों के आसपास उपलब्ध तत्वों से ही निर्माण किए जाते हैं। ये तो एक मटका खाद बनाए, तो मटका खाद जो हमारे पौधे हैं तो पौधे को भोजन भी देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के पौधे में जब कीट लगते हैं तो कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे और खाद के लिए भी, तो खाद के लिए हम ज़्यादातर जीवामृत बनाते हैं। तो जीवामृत में 5 प्रकार के तत्व मिलाते हैं, जैसे गुड़ है, गोबर है, बेसन है, गौमूत्र है और दीमक की मिट्टी है। उनको भी एक मिला के बनाते हैं, और इससे ये होता है कि ये 7 दिन बाद हमारा तैयार हो जाता है जीवामृत, और इसको हम फसल में हर एक 15 दिन में इसका छिड़काव करते रहते हैं। पत्ते में कड़वे पदार्थ रहते हैं, नीम में इस तरह का जो करंज में, तो और ऐसे एल्कलॉइड्स रहते हैं जो कि कीट जो है उनको पसंद नहीं करते हैं। तो उसको जब हमने पौधे में डाल दिया, वो पौधे का पत्ता या जो भी वो खा रहे थे, सेवन कर रहे थे, वो उतना और सेवन करने लायक नहीं रह जाता है। देसी धान में हर एक धान की एक अलग अलग विशेषता होती है। जैसे कि कुछ धान जो होते हैं वो जिनकी हाइट अधिक होती है, अधिक हाइट होने के बाद में भी वो गिरते नहीं हैं। जैसे ये तना है, तो कुछ वैरायटी जो होते हैं जिनका मुलायम तना होता है और कुछ वैरायटी का कड़ा तना होता है।
धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि फसलों में स्वपरागण प्रक्रिया से ही वृद्धि होती है। प्रत्येक प्रकार की धान के लिए अलग अलग भूक्षेत्र संरक्षित किए जाते हैं ताकि उनकी शुद्धता बरकरार रखी जा सके। प्रत्येक प्रजाति की शुद्धता सुरक्षित रखने हेतु भूखंडों के मध्य स्थान पर बीजों को एकत्रित करना सबसे उचित माना जाता है। इसे कोर सैंपल कहते हैं। एक ही फसल की प्रजातियों को उनके फूलने की तिथियों के अनुसार लगाना आवश्यक होता है। इसके लिए कम से कम 5 दिन का अंतर रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर एक प्रजाति के फूलने की तिथि 28 सितंबर है तो दूसरी प्रजाति के फूलने की तारीख 19 अक्टूबर होनी चाहिए। इस तरह नस्लों की शुद्धता सुरक्षित रखी जा सकती है। लाल पत्तियों वाले धान को इस तरह लगाया जाता है कि उनकी बीज मुख्य फसल के साथ ना मिले। अलग अलग आपने ब्लॉक्स बनाए हैं वैरायटीज़ के, तो आपको सब धान एक तरह दिख रहा है लेकिन 2-3 धान अलग दिख रहा है। शायद लंबा है या बौना है या उसमें पहले ही बीज आ गए या इसमें आ गया पर उसमें नहीं आया, तो आपको समझ में आएगा कि ये शायद कोई अलग वैरायटी है, तो उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। मिट्टी में उपस्थित प्राकृतिक पोषक तत्वों का स्वाभाविक संतुलन रासायनिक तत्वों के डालने से अनियंत्रित हो जाता है। तो कीटनाशक से जहर हमारे शरीर में जा रहा है और ये एक जो बिगड़ा हुआ रेशियो के हिसाब से जो तत्व जा रहे हैं उसके चलते भी हमारे शरीर बिगड़ जाते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए, विटामिन मिनरल्स कम हो जाए। जैसे आपने यूरिया डाला तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो नाइट्रोजन बढ़ने से कोई दूसरे एलिमेंट्स जो है तत्व है वो कम हो जाते। तो एक प्राकृतिक सिस्टम में जो एक बैलेंस बना हुआ है जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है वो बिगड़ जाता है। जैसे अपन ये जैविक खाद है, जैविक खाद का अपन सब्जी में डाले, आने ये भट्टा है, मिर्ची है, सब्जी के जो भी इसमें है डालें तो उनका जो स्वादिष्ट है वो अलग है, स्वादिष्ट भी लगता है और उसमें पोषक तत्व भी मिलता है। तो इसमें हमेशा ज़्यादा पौष्टिकता आपको मिलेगा देसी धान में। इसमें आपको मिनरल्स मतलब कि आयरन हो जाए, चाहे जिंक हो जाए, इस तरह के कॉपर, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। विटामिन्स भी आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। इसका प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ा सा हायर है दूसरे हाइब्रिड धानों से। ये इसलिए है कि इनका जो मिट्टी से चीज़ों को लेने का जो क्षमता है और जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो हाइब्रिड की तरह नहीं है। कि हम तो देसी बीज खा रहे हैं मगर उससे हमारा एक शरीर भी स्वस्थ रहता है। और पहले हम लोग हाइब्रिड जितना खाते थे उतना ज़्यादा बीमार भी होते थे क्योंकि वो सब रासायनिक सोडा से बनता था। ये कुटकी का बीज है, ये कुटकी का बीज है। इसको खाने से ताकत मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। और ये जैसे ये है, ये मंडिया का अनाज है, ये मंडिया है तो ये मंडिया में जैसे गर्म होता है, जैसे अपन डिलीवरी भी होते हैं ना महिला लोग, उस समय भी इसका रोटी है, दलिया है, ये पिलाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे राइस हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें से एक ब्लैक राइस है जो हमारे शुगर की बीमारी के लिए परफेक्ट होता है। चावल से जैसे अपन खाना भी खाते हैं और किसी को अल्सर की बीमारी हो गई, जैसे हटेक आ जाता है, तो इसका चावल खाने से उनका जो बीमारी है कम हो जाता है। जब महिला गर्भवती रहती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि महिला गर्भवती होने के बाद प्रेग्नेंट रहती है तो उसको कुछ खाने का मन नहीं करता, मगर ऐसी अवस्था में अगर वो छिंदी कपूर का जो सेंटेड चावल है अगर बनता है या फिर किसी बाजू वाले घर में भी बनता है तो उसको इतनी सेंट उस महिला के अंदर जागरूक हो जाती है कि एक देसी धान में कि उस महिला को ऑटोमेटिक खाने की इच्छा हो जाती है। मगर छिंदी कपूर धान में सेंटेड के साथ साथ उसके फ़ायदे भी होते हैं। और कभी कभी हमारे घरों में पूर्वज बोलते थे कि अगर डिलीवरी के बाद या अपने को कि जितना ज़्यादा पुराना अपना देसी चावल है उसको ही खाना चाहिए। तो अभी जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और अलग अलग जो रिसर्च से पता चल रहा है कि पौष्टिकता घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही? एक तो मिट्टी खराब हो चुकी है, दूसरी हमारे जो वैरायटीज़ है वो भी ख़त्म हो गए। तो कंजर्वेशन का एक अलग उद्देश्य है और मार्केटिंग या हम क्या चीज़ हमारे एरिया में चल सकता है उसका अलग उद्देश्य है। दोनों अलग अलग है और दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है।
मेरे ख्याल से कंजर्वेशन को भी वायबल बनाना चाहिए। वो बनाएंगे कैसे? मार्केट बना के नहीं, समाज और सोसाइटी या सरकार को उनको मदद पहुंचाना चाहिए। और जो आज हमारे देश में अगर आप देखेंगे, जो NBPGR है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो नई दिल्ली में है, वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा धान की किस्म उन्होंने रखा है। लेकिन वो धान की किस्म किसके है, कहाँ से आए? ये सब किसान के हैं। किसान के खेत से कलेक्शन किया है उन लोगों ने 1960-70 के दशकों में, और फिर वहाँ जाके उन्होंने उसको एकत्र किया है, फिर उस पर उन्होंने रिसर्च करते हैं और उसको वहाँ पे उन्होंने रखा है। ज़्यादातर किसान के ही बीज वहाँ पे है, लेकिन वो सब बीज आज किसान के फील्ड में नहीं है। जो 1 लाख किस्म के जो बीज थे भारत में, आज वो हार्डली 5-6 हज़ार आप बहुत पूरे भारत खोजेंगे तो आपको शायद इतना मिल पाएगा, और ज़्यादातर हमारे फील्ड से गायब हो चुका है।